नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। वक्त बड़ी बहस का और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश की सियासत अब नया मोड़ लेती नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव में हुई उठापटक और सियासी दांवपेच के बाद बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोला है। मायावती ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश की भी बुरी गति होगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने की बात कही है। मायावती ने सपा के संपर्क में आए 7 विधायकों को निलंबित कर दिया है। मायावती ने कहा कि इन विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई होगी और ये की गई है अगर वो सपा में शामिल होते हैं। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने के लिए हमारी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन उनके परिवार में चल रही आंतरिक कलह की वजह से उन्हें बीएसपी के साथ गठबंधन का ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। वहीं मायावती ने यह भी कहा कि मैं यह खुलासा करना चाहती हूं कि जब हमने लोकसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया था तब पहले दिन से ही हमने कड़ी मेहनत की, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पहले दिन से ही सतीश चंद्र मिश्रा से कहते रहे कि अब जबकि एसपी बीएसपी ने हाथ मिला ही लिया है तो मुझे जून 1995 के केस को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार की बजाय सपा मुखिया मुकदमा वापसी कराने में लगे थे। 2003 में मुलायम ने बसपा तोड़ी, उनकी बुरी गति हुई। मायावती के बयान ट्विटर हैंडल से मायावती का वीडियो ट्वीट करते हुए प्रियंका ने लिखा कि इसके बाद भी क्या कुछ बाकी है। तो अबुआ और बबुआ में आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है और सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे हालात क्यों बने हैं। लगातार इस तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। और बागी विधायकों के नाम की बात की जाए तो असलम अली धौलाना हापुड़ से, मुस्तफा सिद्दीकी प्रतापपुर इलाहाबाद से, ये बागी विधायकों के नाम है और इनको सस्पेंड भी किया गया एक तरह से। हाकिम लाल बिंद भी हांडिया प्रयागराज से हैं। बीएसपी के वो विधायक जिन्होंने बागी रुख अख्तियार किया, हालांकि बाद में उन्हीं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सुषमा पटेल भी इनमें शामिल है, मुंगरा बादशाहपुर से। ये तमाम विधायक जिनको मायावती ने साफ तौर पर पार्टी से अब निकालने की बात कह दी है और यह कहा है कि अगर वो सपा में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो उठापटक जारी थी, जो सस्पेंस था, वो तो क्लियर हो गया है। 10 सीटों के लिए अब 10 प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ गए। जो 11वां प्रत्याशी निर्दलीय उतरा था, जिसको साफ तौर पर सपा का समर्थन था, उसका पर्चा तो रद्द हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सपा और बसपा जिसका गठबंधन लोकसभा चुनाव में सामने आया, 2018 के सामने आया, उपचुनाव में दोनों पार्टी एक तरह से साथ में हाथ मिलाकर चलने लगी, लेकिन वहीं अब दोनों पार्टी एक दूसरे की दुश्मन बन गई है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि मायावती ने साफ तौर पर यह तक कह दिया है कि अब अगर आने के लिए किसी को भी सपोर्ट करना पड़ा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, वो सपोर्ट करेंगी। अब ऐसे में इस तरह के हालात क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या इसमें जनता की कोई भागीदारी है ही नहीं? जब चुनावों की बात आती है तो एक दल या तो दोस्त बन जाता है दूसरे का, या फिर उसका दुश्मन बन जाता है। ऐसी स्थिति बार बार क्यों बनती है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और गंभीर आरोप यहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के तरफ से लगाए गए हैं सपा पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन पर हमले की साजिश रची गई। 1995 में तो ये हुआ ही था। गेस्ट हाउस कांड के बारे में उन्होंने बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसे लगातार साजिश रची जा रही थी मुझे लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव अपने पिता की राह पर चल रहे हैं। जिस तरह 1995 में मेरे साथ हुआ, वैसे ही लगातार साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी। और गंभीर आरोप लगाए, कहा कि सपा का दलित विरोधी जो चेहरा है वो सबके सामने आ गया है। 10 बड़ी बातें मायावती द्वारा जो कही गई। सपा के संपर्क में 7 विधायक जो आए हैं उन्हें निलंबित किया गया। विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी, तो कड़ी कार्रवाई अब देखने को मिलेगी। अखिलेश की भी मुलायम की तरह ही बुरी गति होगी, ये कहना है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। एसपी के साथ गठबंधन करना बड़ी भूल थी। तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन सामने आया था, महागठबंधन के दौरान जब मायावती ने हाथ मिलाया था अखिलेश यादव से, तो उस दौर को उन्होंने अपनी गलती बताया और उन्होंने कहा कि लगातार उन पर दबाव बन रहा था कि गेस्ट हाउस कांड का जो केस है उसको वापस लिया जाए, और उसको वापस लेना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मायावती ने जो तमाम बड़ी बातें कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो हम आपको बता रहे हैं। एमएलसी चुनाव में सपा के प्रत्याशी को हराने के लिए ताकत लगाएंगे और खरीद फरोख्त समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रथा है। ये बड़े आरोप यहां पर समाजवादी पार्टी पर लगाते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और ये नाम आपके सामने जिन 7 विधायकों पर कार्रवाई की गई है, जिन्हें निलंबित किया गया है, असलम अली डोलाना से हैं और
मुश्तबा सिद्दीकी इलाहाबाद के प्रतापपुर से विधायक हैं, वहीं हाकिम लाल बिंद प्रयागराज के हानिया से। तो ये तमाम वो नाम जिन पर कार्रवाई की गई, जिन निलंबित किया। बीएसपी सुप्रीमो ने ये बड़ा फैसला लिया, बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 7 विधायकों पर हंटर चलाया। तो जाहिर तौर पर इन 7 विधायकों पर हंटर चला जरूर है। और जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, वो वैध पाया गया है। बुधवार को बसपा के विधायकों ने कहा कि प्रस्ताव पर उनकी साइन नहीं है। हमारे चैनल पर भी यह कहा गया साफ तौर पर कि साइन नकली है, लेकिन निर्वाचन अधिकारी को इसके बारे में जांच के लिए कहा गया। और कुछ देर बाद 7 विधायक अखिलेश यादव से मिलने भी पहुंचे हैं। ये जानकारी कल सामने आई थी। मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से 7 विधायकों को निलंबित कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम ने नामांकन पत्र जो दाखिल किया था, अब वो वैध हो चुका है। वहीं दूसरी ओर प्रकाश बजाज, जिनको सपा का समर्थन था और 11वां प्रत्याशी मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं सपा ने भाजपा की मुश्किलें और साथ ही साथ बीएसपी की मुश्किलें बनाने की कोशिश की थी, वो फेल होती हुई नजर आई हैं। मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तारिक अहमद लारी नेता हैं, अरविंद जयतिलक है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और धर्मवीर चौधरी हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। तारिक जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का नाम कल से उछाला जा रहा है, कहा जा रहा है बंद कमरे में काफी बातचीत हुई है, और हमारे चैनल पर भी साफ तौर पर कहा गया कि बीएसपी के विधायक अगर नाराज है पार्टी से तो सपा उनका स्वागत करती है, लेकिन यहां तो पूरी चाल ही उल्टी पड़ती हुई नजर आ गई। क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे इसको लेकर? नहीं, इसमें कौन सी चाल उल्टी पड़ी है तो ये जरा सा हमको बता दीजिए तो हम आगे बताएं। तारिक जी, 11वां प्रत्याशी आपकी तरफ से उतारा गया चुनावी मैदान में, प्रकाश बजाज। कल तक जो बातें सामने आ रही थी कि कई विधायक सपा में शामिल हो जाएंगे बीएसपी के, तो अब क्या विकल्प है आपके पास जब प्रकाश बजाज का पर्चा ही निरस्त कर दिया गया है? प्रकाश बजाज का जो पर्चा निरस्त किया गया है उसके लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमारा पर्चा निरस्त करने का कोई तुक नहीं बनता था। सारे मामले सही थे। उसमें रिटर्निंग अफसर ने जो नाम भरा है प्रकाश वाजपेयी भरा है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। दूसरा, जो विधायकों ने जो तथाकथित बीएसपी के विधायक कहे जा रहे हैं, उन लोगों ने अगर अपना वापस किया है कि हम लोगों ने बीएसपी के कैंडिडेट का हम लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया, हम लोग उसके प्रस्तावक नहीं है, तो उनका किस आधार पर पर्चा स्वीकार किया गया, मेरे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी और बीएसपी मिलकर काम कर रहे हैं, और बीएसपी तो हमेशा से जनता की गद्दार रही है। जनता के विपरीत वो सिर्फ पैसे के लिए और रुपए के लिए, सोने चांदी के लिए, मायावती अपने माया के लिए काम करती है, जनता के लिए कभी कोई काम नहीं करती है। उन्होंने कौन सा दलितों का उत्थान कर दिया? कोई दलितों का उत्थान नहीं किया, अपना उत्थान किया। उनका भतीजा 70,000 रुपए का जूता पहनता है तो बहुत ठीक है। तारिक जी, आपके तमाम आरोप है, धर्मवीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे आपके इन्हीं आरोपों के जवाब पहले लेते हैं, फिर वापस आपका रुख करेंगे, क्योंकि बड़े आरोप भी आप लगा रहे हैं। धर्मवीर जी, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है तारिक जी की तरफ से कि बीएसपी का तो काम ही यही है, पहले से यही कर रहा, और कल जिस तरह से बीएसपी के कई विधायक ये कह रहे थे कि हमारे फर्जी साइन किए गए, हमारे चैनल पर भी ये कहा गया कि फर्जी साइन किए गए, लेकिन अगर आज की स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल उल्टी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब उन 7 विधायकों को निलंबित कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे इन आरोपों को लेकर? देखिए, ये जो अभी सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, अब इनकी पोल खुल चुकी है और ये नंगे हो चुके हैं। इन्होंने दलितों के उत्थान के रोकने के लिए, भाई रामजी गौतम को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इन्होंने जो है लोकतंत्र में खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया, हॉर्स ट्रेडिंग की, हमारे 7 विधायकों को तोड़ने का काम किया। और अभी मैं एक टीवी की डिबेट में देख रहा था कि उदयवीर सिंह एमएलसी कह रहे थे कि हमारा प्रत्याशी नहीं है ये, तो ये किस बात पे कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और वहां जाएंगे और यहाँ जाएंगे। ये उद्योगपतियों को उतार करके गरीब गांव के बेटे को राज्यसभा में जाने से रोकना चाहते हैं, और इनकी दलित विरोधी मानसिकता पूरा देश देख रहा है। आज इनके चाल चरित्र चेहरे को बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया कि कैसे मुलायम सिंह ने 1995 में गेस्ट हाउस कांड कराया था, लेकिन हमने बड़ा दिल करते हुए इनके साथ में गठबंधन किया सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, लेकिन इन्होंने हमारी पीठ में छुरा मारने का काम किया, हमारे 7 एमएलए तोड़ दिए। और वो जो 7 एमएलए हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साइन नहीं है, आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, आप लोगों को, मीडिया के लोगों को सबको पता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि उन्हें साइन है, वो वैलिड है।
माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अखिलेश यादव जी से बात करने के लिए बात की, इन्होंने टेलीफोन नहीं उठाए। तो इनके चाल चरित्र चेहरे को, इनकी नीति और रीति को पूरा देश देख रहा है। और ये आज इनका असली चेहरा देश की जनता के सामने आ चुका है कि ये लोग खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। और जो मुलायम सिंह जी ने गलती की थी वही उनके बेटे कर रहे हैं। और जो मुलायम सिंह जी का हाल 2007 में हुआ था वही 2022 में अखिलेश यादव जी का होने वाला है। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इन्होंने कल भी मुंह की खाई थी और ये आज भी मुंह की खा रहे हैं और 2022 में भी मुंह की खाएंगे और एमएलसी के चुनाव में भी मुंह की खाएंगे। ठीक है धर्मवीर जी, अरविंद जी का रुख करते हैं। अरविंद जी, जो राज्यसभा चुनाव है उसकी तस्वीर साफ तौर पर अब पूरी तरह क्लियर हो गई है। सस्पेंस जो था वो अब बरकरार नहीं रहा है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर जहां राजनीति आती है वहां जनता की बात पिछड़ जाती है, पीछे रह जाती है। अब एक बार फिर से जो दो पार्टियां हाथ मिलाकर आगे आई थी अब एक दूसरे की दुश्मन बन गई है। मायावती ये तक कह रही है कि अगर किसी और पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा सपा को हराने के लिए तो वो बीजेपी को भी सपोर्ट करेंगी या फिर किसी और पार्टी को भी सपोर्ट करेंगी। तो किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी और बहुत सारे होने हैं। देखिए, राजनीतिक मौके की मोहताज होती है और आज जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ है राजनीतिक दलों के बीच उसका सीधा साधा यह स्पष्ट उदाहरण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में जो है शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अगर मायावती जी यह कह रही है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकती है, यानी कि हम भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्ट करती है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक निहितार्थ है। इसको जरा ध्यान से समझना होगा। देखिए, मायावती जी की जो बहुजन समाज पार्टी है या राजनीतिक ऊर्जा हासिल करने के लिए सर्वप्रथम आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द रही और 3 बार सत्ता और सरकार चलाने में कामयाब रही। और उनका जो इतना बड़ा जो है कद हुआ कि 2007 में आकर के जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2007 में जो पार्टी जो है 206 सीटें जीती, 30.4 वोट आई। आज जो है 2017 के विधानसभा चुनाव में जो है और उन्होंने किया। अब मायावती जी को भान हो गया है कि अगर हमें राजनीतिक ऊर्जा हासिल करनी है तो कोई जो है बरगद का चाहिए जिसके सहारे जो है पहुंचा जा सके। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक अपना जो एक चाल चरित्र चेहरा है, यानी सर्व समाज की जो बात करती है उसमें बहुजन समाज पार्टी उस फ्रेम में पूरी तरह से फिट बैठती है। तो अगर आज जो है बसपा जाने की बात कही है, देखिए यहाँ ध्यान देना होगा कि बसपा जो है सत्ता के साथ गठबंधन करके अपना प्रयोग कर चुकी है। उसे जितना जो हासिल होना था वो मिल चुका है। अब उसे लग रहा है कि अगर राजनीतिक विस्तार करना है तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर मायावती जी बार बार कह रही है कि सत्ता को हराने के लिए वो उनका अपना कटु अनुभव है। और 2003 में जिस तरह सत्ता तोड़ी, 95 में जिस तरह उनको जान से मारने की कोशिश की, उसका जो है वो भूली नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमने मुकदमा वापस लेकर के कर गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अभी धर्मवीर जी जो एक बात कह रहे हैं अपनी पार्टी का की बात की, राम जी गौतम दलित हैं, अगर वह जो राज्यसभा में पहुंचना चाहते हैं तो उनकी जो एक नुमाइंदगी है उसको रोकने की समाजवादी कोशिश कर रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है आज की तारीख में वो दलित कार्ड भी खेला जा रहा है, संवेदनाओं को भुनाने की कोशिश हो रही है और जो राजनीतिक कोशिश है उसकी कभी पहल हो रही है। बिल्कुल अरविंद, तो कहीं ना कहीं ये बीएसपी की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, आपके पास आऊंगे अश्विनी शाही। आपसे अब मेरा सवाल, ये अचानक इतना राजनीतिक प्रेम क्यों उमड़ पड़ा बीएसपी के लिए? क्या अंदर खाने पहले से ही बात हो रही थी? संख्या प्रॉपर थी आपके पास लेकिन फिर भी एक सीट खाली छोड़ दी गई। क्या पहले से ही ये स्ट्रैटेजी तय थी? देखिए, कल भी हम लोग इस विषय पर आपके चैनल पर थे और ये सब विषय उठा था। कल भी मैंने वही बोला था कि हमारे 8 सदस्य जीत रहे थे और हमने उनको उनके लिए ही किया कि हम जितने में बहुत आसानी से अपनी 8 सीट जिता सकते हैं हमने किया। हम दूसरे के लिए सीट नहीं छोड़ते हैं। हमारी जो सीटें थी 8, हम आसानी से 8 सीट जीत रहे थे। बार बार सब पे जोर दे रहे, आसानी से जीत रहे थे। तो हमने 8 अपने उम्मीदवारों को उतारा। अब इसमें कोई प्रेम, अब आशंकाओं का दौर है। राजनीति में तो आशंकाएं लगी रहती है, चाहे कोई आशंका लगाए, वो आशंकाओं का दौर नहीं खत्म होने वाला है। मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रेम किसी से नहीं उमड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ। ये हमने 8 प्रत्याशी अपने उतारे। बाकी जो खेल हुआ वो आप देखिए सपा और बसपा के बीच में हुआ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जाकर अगर बसपा के लोग अपने नेतृत्व से नाराज हैं तो सपा के अध्यक्ष के बंद कमरे में कौन सी गुफ्तगू हो रही थी, ये चर्चा का मुख्य मुद्दा है। ये नहीं है मुख्य मुद्दा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना काम किया।
लेकिन हाँ, आज एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार होने के नाते कई लोगों का हमारे हर कदम पर नजर होती है, और खास करके विरोधियों की कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो वो आशंका यहाँ पर एकदम नहीं थी। बीएसपी और बीजेपी साथ साथ रहेगी यूपी में? यूपी में बीजेपी पाक साफ है ही है। कहा बीजेपी के ऊपर कौन सा दाग है? दाग जहां है आप देखिए, दाग कहाँ पे है? दाग जहां लग रहे हैं, किसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, कैसे किया गया, 2003 की घटना को दोहराया गया जहां 13 विधायक तोड़ लिए गए थे। 13 विधायक तोड़ लिए गए थे, जहां वो मुलायम सिंह यादव ने 13 विधायक वहां तोड़े बसपा के। अब वही काम यहाँ पर हुआ कि 18 विधायक 19 विधायक इनके हैं, इनमें से तोड़ लो, हमारा एक प्रत्याशी जीत जाएगा। हमारे भाई तारिक जी कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट जाएंगे। भाई जब आपका प्रत्याशी नहीं है, वो निर्दलीय है, आप क्यों हाईकोर्ट जाएंगे? कैसे जाएंगे? किसके लिए जाएंगे? समाज हित करना है तो बहुत सी चीजें हैं समाज हित के लिए, तो आप अपना प्रत्याशी घोषित कर देते। आपके पास तो अगर 11 बच रहे थे तो आपने क्यों दूसरा प्रत्याशी किसके सहारे खड़ा कर दिया? ये भी एक प्रश्न है कि आपके पास तो बच नहीं रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बसपा के लिए कर दिया, तो 11 आपके बच रहे थे, आपने किसके लिए किया? ये सोचने वाली बात है। तारिक अहमद, आपकी जो बात है उस पर टिप्पणी करना चाह रहे थे तारिक अहमद। आप तक आवाज आ रही है तारिक अहमद? तो फिलहाल तारिक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बात करते हैं अरविंद जी से। अरविंद जी, जब ये पूरा मुद्दा निकलकर सामने आया और कहा गया कि राज्यसभा चुनाव के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है, ये 11 प्रत्याशी कहीं ना कहीं रामजी गौतम की मुश्किलें बढ़ाने के लिए सामने आया और बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ाने के लिए सामने आया, क्योंकि 8 सीटों पर बीजेपी पहले से अपना प्रत्याशी उतार चुकी थी और जीत भी संभव कही जा रही थी। अब जब पूरा मामला सुलझ गया है, साफ तौर पर चीजें सामने आ गई है, तो 10 के 10 प्रत्याशियों के लिए चुनाव नहीं होना है, ये भी कह दिया गया है। लेकिन इस पूरे मुद्दे के बाद जो बीएसपी और एसपी के बीच का रिश्ता एक तरह से कहा जा रहा था, गठबंधन एक तरह से कहा जा रहा था, लगातार जो पिछले काफी वक्त से चला आ रहा था, वो पहले टूट चुका। लेकिन अब उसको लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी हुई है, आने वाले वक्त में 2022 का चुनाव है, उससे पहले जो चुनाव है, ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन बनकर तो लड़ेंगी, लेकिन इससे फायदा किसको होने वाला है? देखिए, राजनीति में दुश्मनी और मित्रता जो है परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। यह कोई आवश्यक नहीं कि अगर वो शत्रु है वो कल मित्र नहीं बनेगा। आपने देखा भी होगा कि इस तरह के कई तरह के प्रयोग होते रहे हैं। तो आज की तारीख में दो राय नहीं कि दोनों दलों के बीच सपा और बसपा के बीच कटुता फैली है। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि दोनों दल जो है भविष्य की राजनीति को जो है छोड़ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हमारे किस उपक्रम से किस राजनीतिक नुकसान फायदे को ध्यान में रख करके कदम उठाया जाए ताकि भविष्य का जो है निर्धारण हो। इसी संदर्भ में आपने देखा कि बसपा जो है अपना जो प्रत्याशी उतारी और भाजपा पहले ही अपना उम्मीदवार उतार चुकी, तो कहीं ना कहीं जो है वो बसपा को स्पेस देने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि भारत में आप देखेंगे कि जो दलित वोट बैंक है या तो कांग्रेस के पास है या तो भाजपा के पास है। बहन जी का जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक जो है उत्तर प्रदेश में है। देखिए यहाँ पे लगभग जो है 22% दलित है, जिसमें जो जाटव वोट है 14% है और गैर जाटव 8% है। और इसमें 50-60 जातियां उपजातियां हैं जो आप 2014 के लोकसभा में 2019 के लोकसभा में भाजपा के साथ जाते हुए आपने देखा होगा। तो अब चूंकि बसपा को लग रहा है कि चूंकि हमारा सत्ता के साथ गठबंधन से कोई विशेष फायदा हुआ नहीं, फायदा हुआ 10 सीटों का, लेकिन उनको लग रहा है कि सत्ता के साथ जो है केर बेर वाला जो है कहावत है वो लागू होगा और वो अगर बहुत आगे दूरी तक नहीं की जा सकती है। इसलिए उनको लग रहा है कि अगर भाजपा के साथ प्री इलेक्शन नहीं, आफ्टर इलेक्शन अगर स्थिति बनती है तो हम एक दूसरे का सहायक बन सकते हैं, एक दूसरे के पीठ खुदला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये दोनों दल है, भाजपा और बसपा, दोनों को एक दूसरे को स्पेस करने की कोशिश किया है और इसके जो नतीजे निकलेंगे आप देखेंगे कि 2022 के बाद जो समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे उसमें यह बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिलेगा। तो इसी को ध्यान में रख करके सभी राजनीतिक दल जो है, और एक बात मैं और कहूँ, देखिए कहा जाता है ना कि जुदा होने के डर से कोई दिल लगाना छोड़ नहीं देता है। या ठीक है कि भाजपा से और बसपा से काफी दूरी बढ़ गई थी बीच में, लेकिन आज की तारीख में जब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो एक पुराना प्रेम है जो दोनों को आकर्षित कर रहा है और बढ़ने को मजबूर कर रहा है। जी बिल्कुल अरविंद जी, आपका रुख करेंगे। तारिक जी कुछ कहना चाह रहे थे, जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से। तारिक जी। मैडम देखिए, जो अभी अश्विनी जी ने कहा था कि हम लोगों ने क्या गुफ्तगू की, तो मैं इनको गुफ्तगू बता दूं कि क्या गुफ्तगू हुई थी बंद कमरे में। ये वही गुफ्तगू हुई थी जो आप लोगों ने सचिन पायलट में करने की कोशिश की थी
और आप लोगों ने मदर ऑफ इंडिया से की थी, और आप लोगों ने हमारे जितने सांसद राज्यसभा सांसद थे उनसे की थी, और जितने एमएलसी तौर पे आप लोग मुख्यमंत्री और मंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री बन के बैठे वो गुफ्तगू हुई थी हम लोगों की। तो अब वो गुफ्तगू जो आप डिटेल में बता दीजिएगा तो वो समझ जाइए कि क्या गुफ्तगू हुई थी। दलित की बात आज मैं दलित की बात कह रहा हूँ, तो दलित प्रेम इनका मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है ये कितना दलित प्रेम रहता है। अभी एक दलित नेता ने 2 करोड़ रुपया मायावती ने पैसा मांगा था, तो आदमी ने अभी बहराइच में सुसाइड किया है कि मायावती ने टिकट के लिए 2 करोड़ रुपया मांगे उससे। यह है इनका दलित प्रेम, मायावती का माया प्रेम ये है। माया मिली ना राम यही रहेगा मायावती जी के साथ। तारिक जी, एक बड़ा आरोप आप पर लगाया गया बीएसपी की तरफ से। हाँ तारिक जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जब राम गोपाल यादव से बातचीत करके प्रत्याशी उतारा गया उसके बाद दगाबाजी करने की क्या जरूरत थी? दगाबाजी आपने की, उनका कहना है। उससे बुरी दुर्गति आपकी होने वाली है। अरे वो झूठी है, वो खुद दगाबाज है, वो जनता की गद्दार है। वो गद्दारी करती है जनता के साथ, जो उनका वोटर है उनसे गद्दारी करती है। वो अपने मूलभूत वोटर जो तल्लुकात से उनसे गद्दारी करती है। सिवाय पैसा कमाने का उन्होंने किया ही क्या है? तारिक जी, लेकिन ये बात है जब चुनाव में इस तरह से आमने सामने आ जाते हैं तब गद्दारी क्यों याद आती है? क्या सिर्फ बीएसपी पर आरोप लगा रहे हैं आप, या फिर मायावती पर आरोप लगा रहे हैं अकेले? पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आप तो बीएसपी के विधायकों को ही एंट्री देने वाले थे। अगर आप बीएसपी पर आरोप लगा रहे हैं तो फिर विधायकों को एंट्री क्यों दे रहे थे? वही विधायक जो हमारे चैनल पर ये बोलकर गए हैं कि हमारे साइन फर्जी है, लेकिन पर्चा तो वहां पर वह निकला है। मैडम, आप ही कोतवाल हो और आप ही जज हो, तो आप जो चाहे कर लो। इस समय तो सीधी बात है, डिक्टेटरशिप चल रही है। तारिक जी, जो फैक्ट है उस पर बात की जा रही है, लेकिन फैक्ट को तो आप झुटला नहीं सकते ना। जो फैक्ट है उस पर बात की जा रही है। मैडम बिल्कुल फैक्ट को नहीं कुछ झुटला रहा हूँ। जब विधायक लोग खुद डायरेक्टली कह रहे हैं कि हमारा साइन नहीं है, जो कह रहे हैं कि हमारा साइन फर्जी बनाया गया है, तो उस आदमी के साइन को माना जाएगा कि जिस आदमी ने पर्चा दाखिल किया उसको मान लिया जाएगा। लेकिन जांच में तो घपलाबाजी तो यही जांच में तो उसको मैं कह रहा हूँ मैंने सही पाया गया ना। मैडम एक मिनट, मैं कह रहा हूँ मैंने साइन नहीं किया और आप कहें नहीं आपने साइन किया। हम कैसे मान ले? दूसरा कैसे मानेगा आपने साइन किया? क्योंकि जब मैं साइन कर रहा हूँ खुद कह रहा है कि साइन नहीं किया, तो आप कैसे कह देंगे कि नहीं का साइन है? ठीक है, आऊंगी आपके पास तारिक जी। आपकी बात पे टिप्पणी करना चाह रहे हैं अश्विनी शाही जी। अश्विनी जी देखिए, समाजवादी पार्टी में एक्चुअली क्या है, बौखलाहट आ गई है कि कल का इनका पूरा गेम फेल हो गया। हाँ। और फेल होने के बाद इन लोगों की बौखलाहट बढ़ गई है। हाँ। मैं तारिक भाई से ये कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने गिना दिया कि बंद कमरे में वो गुफ्तगू हुई जो हमने जितिन प्रसाद से करने की कोशिश की और अन्य लोगों से। कोई बता दे कि जितिन प्रसाद के मामले में किस भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मिला हो, अगर इनके पास कोई साक्ष्य हो तो बता दें। कल की गुफ्तगू आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरे देश ने देखा है। आप बताइए, हंसने की कोई बात नहीं है। कोई हमारे नेता से कोई मिला हो तो बता दीजिए। वो उनका अपना कांग्रेस का अपनी लड़ाई थी, कांग्रेस वाले लड़ रहे थे, उससे भाजपा का क्या लेना देना था। लेकिन कल तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कमरे में बैठाकर उन लोगों से गुफ्तगू की और उसका ब्लेम आप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। हाँ। ये एक हताशा का द्योतक है कि कल की आपकी गणित फेल हो गई है। आता हूँ दूसरी बात। तारिक अहमद, आप बहुत कुछ कह रही है। तारिक अहमद जी हुई है। हाँ। हमारी अश्विनी भाई, हमारी कोई गलत चल नहीं। आपने जतिन प्रसाद की बात कर ली, आपने माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिराज सिंधिया की बात क्यों नहीं कही? आपने जो हमारे सांसद हो गए, सभा के नीरज शेखर हो गए और ये क्या नाम है सेठ हो गए और नरेश अग्रवाल हो गए, उनका नाम क्यों नहीं लिया? आपने उन लोगों का नाम क्यों नहीं लिया जो 5 विधायक सभी लोगों ने इस्तीफा दिया। उन सभी लोगों ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए। तारिक भाई, इस्तीफा दिया उन्होंने। अश्विनी भाई मैंने बीच में टोका नहीं। अब दूसरी बात, वो हमारे पार्टियों में गए थे, बिना बुलाए आए थे। अब क्या आपके घर में अगर कोई मेहमान भी आएगा, दुश्मन भी आ जाता है, तो क्या दुश्मन को हकार के निकाल देते हैं? आप नहीं निकालते हैं। वाह 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 वाह, ये संस्कृति हम लोग की नहीं है। हो सकता आपकी हो, हम लोग की नहीं है। वो आए, उन्होंने अपनी बात कही और उससे वो शामिल हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं भाई?
कौन आ रहा ये है? दोहरा मापदंड सिर्फ सपा कर सकती है। मायावती डिक्टेटर नहीं है अश्विनी भाई, मायावती डिक्टेटर नहीं है कि वो बताएंगे कि कौन कहाँ रहेगा। वो अपनी पार्टी में कर सकती है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को ना बताएं कि वो अपनी पार्टी में क्या करे। वो अपने दायरे में रहे, अपने दायरे से बाहर ना जाए, अब न खराब करें। वो मुख्यमंत्री नहीं और दोबारा होंगी भी नहीं। और मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को या किसी भी पार्टी को हुक्म दे कि वो क्या करेंगे। यह हमारे ऊपर होता है कि हम क्या करेंगे। आप मुझे हुक्म नहीं दे सकते हैं कि आप क्या, मैं क्या करूंगा, और मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता हूं आप क्या करेंगे। ये डिक्टेटरशिप की कैटेगरी में आता है। अब रही दौलत की बेटी की बात, तो दौलत की बेटी का आप ठीक है तारिक जी, वापस आपका रुख करेंगे धर्मवीर जी के पास हम रुख करते हैं। धर्मवीर जी, जिस तरह से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी पर, मायावती पर, तारिक जी वापस आपके पास लौटेंगे। धर्मवीर जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो भी चर्चा का हिस्सा है। बीएसपी को अपना पक्ष रखने का भी हक है। यहाँ आप बैठे हैं, बीएसपी को भी अपना पक्ष रखने का हक है, आप उसकी बात टिप्पणी कीजिएगा। धर्मवीर जी, बीएसपी पर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, मायावती पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, अब जब बीएसपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हम सपा के साथ कभी आगे नहीं आने वाले, हमारी बहुत बड़ी गलती थी, वो इतिहास हो चुका है। अब जब ये बोल दिया गया कि सपा को हराने के लिए हम किसी का भी साथ दे देंगे, तो उसके बाद किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आपके सामने, जवाब आप दे दीजिए। तो सपा को हराने के लिए नहीं, सपा को सबक सिखाने के लिए जी। जो इन्होंने दुस्साहस किया है, इनकी स्थिति तो वो हो गई है कि ये भंडारे में पूरी खाने गए थे, भंडारे में पूरी इनको मिली नहीं और चप्पल इनकी चोरी हो गई। तो ये स्थिति समाजवादी पार्टी की और इन विधायकों की करती है कि जो इनके मंसूबे थे वो फेल हो गए हैं। आज पूरा देश का मीडिया, पूरा देश के 136 करोड़ लोग आप लोगों की डिबेट देखते हैं, इनके चेहरे को सब देख रहे हैं। और हम आने वाले समय में इनको सबक सिखा देंगे। जो हाल 2005 में 2006 में नेताजी का किया था वही अखिलेश जी का करने वाले हैं। इनको समेट देंगे। ये बहुजन समाज के लोग अपने सम्मान के स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक करके अपनी बात रखें। देखिए दर्शकों को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। किसी के साथ भी जा सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो। ठीक है तारिक जी, उनको अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आपको भी समय मिलेगा। ठीक है, आपने बोल लिया, धर्मवीर जी को भी अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, ये भाई 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 करेंगे। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है तो कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की है। और जब थानेदार उसको बैठ मारता है तो फिर कहता है मैंने चोरी की है। तो इनकी ठीक है तारिक जी, आपके पास वापस लौटेंगे। धर्मवीर जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, कल भी इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी थी। ये कहा गया बागी विधायक की तरफ से कि हमने जो साइन किए हैं वो साइन हमारे नहीं है, और ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो बीएसपी पार्टी है पूरी नाराजगी उससे है, यानी कि जो विधायक है उनमें बहुत नाराजगी है पार्टी सुप्रीमो के प्रति, या फिर पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, खासकर कोऑर्डिनेटर्स का नाम लिया गया था उनके प्रति। तो क्या अगर ऐसी नाराजगी है तो पार्टी में जिस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं उनको दूर करने का काम नहीं किया जाएगा, या सीधा सिर्फ बगावत करने वालों को सस्पेंड करने का काम किया जाएगा? कोई नाराजगी नहीं है। ये अखिलेश यादव से मीटिंग करने के बाद में इन्होंने डील किया विधायकों ने, और ये बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब की पार्टी को, बाबा साहब के मिशन को। तो धर्मवीर जी, फिर कैसे विधायक हुए आपके? आप इतना बड़ा आरोप अपने विधायकों पर लगा रहे हैं, कैसे फिर आपके विधायक हुए जो आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख कर लेते हैं? ये पकड़े गए हैं। ये धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। आज इन विधायकों की स्थिति होने वाली है। ये अपने क्षेत्र में जा नहीं सकते, पब्लिक इनको जूतों से पीटेगी। मैं आपको बता रहा हूँ। तारिक जी, धर्मवीर जी को बोलने का वक्त दीजिए, आपको अपना वक्त मिलेगा, अपनी बात रखिएगा। चर्चा है, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आपकी वॉल्यूम डाउन कर दी जाएगी, ऐसे नहीं पहुंचेगी आपकी आवाज जनता तक। अगर आप चाहते हैं आपकी आवाज जनता तक पहुंचे तो एक एक करके बोलिए, अपना पक्ष रखिए। धर्मवीर जी, तारिक जी वापस लौटेंगे आपके पास। धर्मवीर जी बताइए। मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ कि इन विधायकों ने जब अखिलेश यादव जी से मिलकर के निकले हैं उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया, और इनको ये पता नहीं था कि वहाँ वीडियो फोटोग्राफी होती है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, सारी कार्रवाई वैधानिक होती है। जब उन्होंने कह दिया कि इन्होंने साइन किए हैं तो ये झूठे हैं, मक्कार हैं। इन्होंने वर्गला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने
इनको बरगला करके इनसे धर्मवीर जी statement कैसी दिलवाया। बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे कोई बरगला देगा? आप ही के विधायक है ना, आप ही की पार्टी ध्यान रखती है कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसे बरगला देगा कोई? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, धौलाना के विधायक असलम चौधरी की पत्नी ने 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। अब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन की उसकी पत्नी ने, और वो फिर अगले से यादव से मिलने जा रहे हैं और उसके बाद स्टेटमेंट दे ठीक रहे है हैं। धर्मवीर जी, आपका वापस लौटेंगे। तारिक जी, अपना पक्ष आप पहले रख लीजिए, आप अपनी बात बोल लीजिए, अपना वक्त ले लीजिए, उसके बाद मैं दूसरे से सवाल करूंगी। इनके पास में नारी, इनके पास में कोई, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और ये आपकी डिबेट को भी खराब कर रहे हैं। इनकी आवाज डाउन कर दीजिए आप। ठीक है तारिक जी, ठीक है तारिक जी। अरविंद जी, ठीक है तारिक जी, आऊंगी आपके पास। अरविंद जी, ये वही दल है जो एक दूसरे को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं कि कभी साथ में चुनाव लड़ा करते थे, बुआ बबुआ होता था, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सब अपने हित की राजनीति करते हैं, स्वयं का स्वार्थ देखते हैं, और जब स्वार्थ नजर आता है तो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो और जब स्वार्थ नहीं दिखता है तो एक दूसरे से हट जाते हैं, और यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए, कहा जाता है ना कि भिखारियों की दृष्टि प्रसाद पर नहीं, भगवान की मूरत पर नहीं प्रसाद पर होती है। तो सबको 2022 का प्रसाद चाहिए, और इसी के लिए जो है पूरी तरह से नूराफुस्ती हो रही है। अगर बहन जी कह रही है कि नहीं जो है सत्ता हमारे विधायकों को तोड़ने में कामयाब रही या तोड़ने की कोशिश की, तो इसका हम सबक सिखाएंगे। तो ध्यान रखना होगा कि जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, जब 6 महीने का बसपा के साथ, तो राजनाथ सिंह ने भी इनके विधायकों को तोड़ा था। लेकिन क्या आज जो है भाजपा अछूत है बसपा के लिए? नहीं। इसलिए कि जो है राजनीतिक माहौल जो है जिस ढंग से ढालना होता है, राजनीतिक दल उसे ढालते हैं। देखिए, आज की तारीख में बसपा के वोट बैंक पर पूरी तरह से आप देख रही है कांग्रेस की नजर है, भीम आर्मी के चंद्रशेखर की नजर है, तो उस वोट बैंक को बचाए रखना मजबूरी है। तो बचाने के लिए अरविंद जी, पहले तो जरूरी हाँ अरविंद जी, अखिलेश यादव ने ये सब कई मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए तो ये पास नहीं कहा। देखिए, बिल्कुल आप कह रही है कि समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो उसका यादव और मुस्लिम समीकरण है जो परंपरागत रूप से रहा है, उसको जो है साध है। लेकिन इसके साथ ही ध्यान रखना होगा कि जो मुस्लिम मतदाता जो उत्तर प्रदेश का 18-19% है, किसी एक पार्टी का जो है विवाहिता बन करके नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि 2007 में जब बसपा के साथ गया तो 2012 में सिंह जी के साथ गया। तो यह मान लेना कि 4 जो है मुस्लिम विधायक बसपा को तोड़ करके हम पूरी तरह से मुस्लिमों की नुमाइंदगी के लिए सर्वश्रेष्ठ नेता हो जाएंगे, राजनीतिक दल हो जाएंगे, तो यह जो है विश्वास नहीं किया जा सकता है, न भरोसा किया जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देना होगा, देखिए राजनीति में धारणाओं का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर करके सरकार का विरोध कर रही है, तो कहीं ना कहीं बसपा के जो कार्यकर्ता हैं या बसपा के जो नेता हैं या भारी चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको लग रहा है कि बसपा से जितना मुश्किल होगा, तो कहीं ना कहीं भगदड़ मची है, और इसलिए जो है समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो बीजेपी और बीएसपी के बीच जो नजदीकियां आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं सपा को लाभ मिल सकता है। अरविंद जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखिए, क्रम से देखिए तो जो बड़े नेता बसपा के थे, जो संस्थापक सदस्यों में से रहे, आर.के. चौधरी हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, रामवीर उपाध्याय हो, के गौतम हो, इंद्रजीत सरोज हो, सभी जो है पार्टी से बाहर जा चुके हैं। तो आज की तारीख में कोई बड़ा कद का नेता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी जो नेता, उन्हें लग रहा है कि हमारी स्थिति कमजोर हो सकती है, इसलिए वे जो मजबूत राजनीतिक दल की कोशिश में है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होगा कि बसपा का अपना जो कोर वोट बैंक है वो अभी भी आज बना हुआ है, और कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में यह मान लेना कि बसपा बहुत हल्की हो जाएगी, और उसकी जो समाज में स्वीकार्यता कम हो जाएगी। आज की तारीख में स्वीकारा नहीं जा सकता है, परिस्थितियां उतार चढ़ाव लेती रहती है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बसपा का जनाधार बढ़े और जो है महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाए। जी ठीक है अरविंद जी, धर्मवीर जी का रुख करते। धर्मवीर जी, जिस तरह से पहले आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते रहे और अब उनका साथ देने की बातें कर रहे हैं, और इससे पहले आप सपा की नीतियों का विरोध करते रहे लेकिन उनके साथ गठबंधन कर लिया, अब एक बार फिर से उनकी नीतियों का विरोध किया जा रहा है, जनता के सामने क्या गलत संदेश नहीं जाता है इस तरह से बार बार किसी पार्टी का हाथ थाम लेना और फिर छोड़ देना जब मन चाहा? जनता के हितों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सर्वोपरि रखती हैं। हमने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए लोकसभा के चुनाव में
समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया जी। और हम उत्तर प्रदेश में इन सांप्रदायिक शक्तियों को रोक नहीं पाए, लेकिन हमने कड़ा जवाब देने का काम किया था। उसी में जो है 16 सीटें आई थी, 5 समाजवादी पार्टी की और 10 बहुजन समाज पार्टी की और 1 कांग्रेस की। लेकिन अगर कोई हमारी पीठ में खंजर मारने का काम करेगा, बुरा भोंकने का काम करेगा, तो उसको राजनीतिक तौर पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। और वही आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने किया। उन्होंने कहा स्पष्ट तरीके से कि हमने 95 का गेस्ट हाउस कांड भुला दिया, हमने सारे। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश मिश्रा जी ने अखिलेश यादव जी को टेलीफोन किया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिंपल यादव को अगर ये उतारते हैं तो हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन जब ये तय हो गया कि 8 वो उतार रहे हैं और 1 राम गोपाल जी जा रहे हैं, तो फिर हमको अपना कैंडिडेट उतारने में क्या दिक्कत थी, तो हमने अपना कैंडिडेट उतारा। लेकिन इन्होंने उस षड्यंत्र में हमारे 7 एमएलए तोड़ने का काम किया और एक दलित के बेटे को, एक भाई को रोकने का काम किया। तो इनका जो चेहरा है पहले जैसा वही समझ आ गया। उसको सबक सिखाने के लिए बहन जी ने कड़ा संदेश दिया है। जो देखिए, राजनीति भी एक शिक्षा की राजनीति होती है, उसमें भी एक अपने पैमाने होते हैं, एक भाईचारा होता है। आप हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी का टेलीफोन नहीं उठाएंगे, उनका पीए बात नहीं कराएगा, तो क्या हम अपनी राजनीतिक पार्टी बंद कर दें? उसी मजबूरी में बहन जी ने श्री राम जी गौतम को उतारा और उतारने के बाद में इन्होंने हमारे 7 एमएलए तोड़ लिए और ये कह रहे हैं कि वो हमारा प्रत्याशी नहीं है, उस उद्योगपति को लाके खड़ा कर दिया। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए राजनीतिक तौर पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत है और हम इनको सबक सिखा के रहेंगे। अब जो भी चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, बहुजन समाज पार्टी मजबूती से इनको बताएगी कि हमारी ताकत क्या है, बहुजन समाज की ताकत क्या है। ठीक है धर्मवीर जी, अश्विनी जी का रुख करते हैं। अश्विनी जी, जाहिर तौर पर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लगातार कल भी हम कह रहे थे कि आप बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बातें सामने आ रही है, तब आपने उनको झुठलाया था, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं जाते जाते एक संकेत जरूर दिया था। लेकिन एक ये सवाल है कि आने वाले जो चुनाव है, उन चुनावों के लिए जो 2022 का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, क्या कहीं ना कहीं ये रणनीति जो आप साफ कर रहे हैं कि आप बीएसपी को सपोर्ट करते हुए वहां तक चलेंगे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी को किसी के सहयोग की आवश्यकता तो नहीं दिख रही है, लेकिन राजनीति संभावनाओं से परे नहीं होता है। और अगर कहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि बहन मायावती जी को का समर्थन हमें चाहिए या उन्होंने कहा है ऐसी चीजें, तो वो आगे की बात है। अभी हम इस संभावना पर कोई बात और टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी को सभी दलों ने, सभी जातियों ने, सभी वर्गों ने सब अपने स्तर से उठकर हमको मदद किया है और 300 से ऊपर की सीट दी है। तो इसलिए सभी जाति वर्गों का स्नेह और विश्वास हमको मिला हुआ है, जिसको कायम रखने की माननीय योगी जी की अभी परिकल्पना है, उसको हम साकार करने में लगे हुए हैं। बस अगला चुनाव अगर आता है, देखा जाएगा उस समय परिस्थितियां क्या बनती। राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है अरविंद जी का रुक करते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से यहाँ बात सामने आई कहीं ना कहीं कि बीजेपी अगर बीएसपी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो सपा को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन क्या ये नहीं मान सकते कि बीजेपी और बीएसपी तो एक साथ आ रहे हैं, लेकिन बीएसपी और सपा की लड़ाई का फायदा जो बाकी दल है उनको मिलने वाला है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस को? देखिए, इसको हम लोग 2 संदर्भों में देख सकते हैं। कहावत है कि नुकसान की क्षमता विकसित किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी राजनीति में रिस्क लिया जा सकता है। मायावती जो उनकी पार्टी अच्छी तरह जानती है कि अब 19 से नीचे हम नहीं गिरने वाले हैं। 22%, 28% से नीचे हमारा जो वोट बैंक जो है अब इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है पराभव का अंतिम चरण है। और इससे जो जहाँ 403 सीट है वहाँ जो है 19 सीट पर बहन जी आ चुकी है। उन्हें लगता है कि अब नया प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ ये प्रयोग कर चुकी है और उन्हें मालूम पड़ चुका है कि समाजवादी पार्टी जब लोकसभा चुनाव में 5 सीट तक सीमित रह सकती है तो उसका आगे भविष्य क्या है। तो आज की तारीख में उन्हें लग रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और देश के सभी राजनीतिक दल जो कभी सेकुलर हुआ करते थे, वो आज जो है भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए ये मजबूर है, या कहिए कि उनकी जो है हार्दिक इच्छा है कि केंद्र की सत्ता में शामिल हो। तो आखिर बहन जी जो है इस जो है कोशिश उसको लिया जा सकती है। जहाँ तक बदला लेने का सवाल है तो आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार थी, मायावती जी ने किस तरह है अपनी सरकार को तोड़ने का जो बदला लिया उसको पूरी तरह से देखा गया, दुनिया ने देखी। तो मायावती जी को ये मान के चलिए कि समय के अनुसार जो अपने को ढालती है और उनका सिक्का चलता भी है। और आज की तारीख में 19 सीट के बावजूद भी वो अप्रासंगिक नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी
आप 224-25 सीट जीतने के बाद भी अगर बहन जी की तरफ लाशेबाजी कर रही है तो भारतीय राजनीति में उनकी अहमियत को समझा जा सकता है। केवल मसला उत्तर प्रदेश से सीमित नहीं है। अगर बहन जी भाजपा के साथ तनिक भी अगर तेंगे लड़ाती है तो इससे दुनिया भारत भर में सकारात्मक संदेश जाएगा और ये लगेगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो है दलितों को लेकर के, जो हाशिए के लोग हैं, जो वंचित है, उनके प्रति संवेदनशील है और सजग है। तो मायावती जी को भी इसके एवज में जो है केंद्रीय सत्ता में भागीदारी भी मिल सकती है, या हो सकता है कि उनके जो भतीजे हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, हो सकता है आजकल के राष्ट्रपति की उम्मीदवार बन सकती है। आखिर एक मुख्यमंत्री जो 4 बार का मुख्यमंत्री रह रहा है, क्या वो आगे नहीं सोचता? हो सकता है कि भविष्य राजनीति को मायावती जी तलाश रही हो। जी ठीक है अरविंद जी, तारिक जी आपके पास आऊंगी। बीएसपी और बीजेपी तो एक साथ हो गई है, आपको सबक सिखाने की बात की जा रही है, आपकी क्या अब स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति आपकी है आगे की? मैडम 2003 में हमने बहुत अच्छा सबक सिखाया था इनको जी। ये दोनों एक साथ थे, गायब हो गए थे। उसके बाद फिर 2012 में फिर सबक सिखाया था बहुत कायदे से। मायावती जी ये ना समझे वो दलित नहीं, दौलत की बेटी है। दौलत के लिए उन्होंने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता आप गुंडों के जिनका लिए वो वोट मांगती है, जिनके लिए वो कहती है, वो उनकी देता हूँ, उससे 2 करोड़ का मांगे टिकट से लेकर उसने आत्महत्या कर लिया। एक महिला पर, एक दलित महिला पर दौलत की बेटी, अब यह है दौलत के पुत्र जिनका नाम है धर्मपाल जी चौधरी दास। ये लोग क्या बात करेंगे? दौलत कितना और धर्मवीर जी आऊंगे आपके पास। कोई आ जाए तो उसका पैसा मांगते हैं और कोई चला जाए तो उसको कहते हैं वो पैसा लेके चला गया। उनको पैसे क्या होता है? कितना पैसा चाहिए? ठीक है तारिक जी, ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ धर्मवीर जी से। नसीमुद्दीन लूट कर ले गया। नसीमुद्दीन ने इतनी सारी बातें खोल कर दी थी इनकी, इनकी और यहाँ मौजूद थी उसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात हो रही थी। ठीक है जवाब लेती हूँ। धर्मवीर जी जवाब दीजिए, ये आरोप आपके ऊपर सपा की तरफ से। मैडम एक चपरासी की बेटी करोड़पति कैसे हो गई? लोहिया जी के नाम की माला करते हैं और लोहिया जी के विचारों से कोसों दूर रहते हैं ये लोग। ये गुंडे लोग हैं, ये गुंडागर्दी से सरकार चलाते हैं, ये गुंडागर्दी से सरकार चलाते हैं। इनको बार बार जो है बार देश की जनता ने नकारा है और आज ये उस चीज को अपना रहे हैं जो इनके चेहरे को, चाल को, चरित्र को सबको लोग देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी की पार्टी, गुंडों की पार्टी। तारिक जी आपको वक्त दिया गया अपना पक्ष रखने का, अब धर्मवीर जी से उनका जवाब लिया जा रहा है। आप भी क्या आरोपों का जवाब लिया जा रहा है? अगर आप बोलने नहीं देंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा? देखिए धर्मवीर जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, मुद्दे पर रहिए। धर्मवीर जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर रहिए। नहीं मैं तो करवाऊंगा पार्टी के ऊपर आत्महत्या के लिए उठाने का मुकदमा। उन्होंने अपने कार्यकर्ता इतना आने वाले समय में ये बहुजन समाज के लोग, ये दलित समाज के लोग, ये माइनॉरिटी के लोग माफ नहीं करेंगे। ठीक है, आप दोनों जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि समझ नहीं आता है, तारिक जी और धर्मवीर जी। ठीक है ठीक है, हाँ तारिक जी अब आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए, क्योंकि आप धर्मवीर जी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। जिनके कार्यकर्ता, दलित कार्यकर्ता ने, शनिवार कार्यकर्ता ने आत्महत्या की है और अपने आत्महत्या के लेटर में उससे लिख दिया कि ये मायावती जी की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ, तो मायावती जी के ऊपर आत्महत्या के लिए उठाने का मुकदमा तुरंत करना चाहिए। आज की डेट में दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं दर्ज होता है तो तारिक अहमद लारी खुद FIR कराने के लिए आगे बढ़ेगा। ये FIR दर्ज होनी चाहिए। अश्विनी जी ये आपको देखना चाहिए, एक इंसान मरा है, दलित मरा है तो शायद आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इंसान मरा है उसके बारे में सोचिए। ये तो दौलत की बेटी है, कुछ नहीं चाहती है। ठीक है तारिक जी, ठीक है तारिक जी। अश्विनी जी मैं बहुत देर से देख, ठीक है तारिक जी आऊंगी आपके पास। अश्विनी जी बहुत देर से देख रही हूँ, जब धर्मवीर जी और तारिक जी आपस में भिड़ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। मुस्कुराना ये है कि आज मैं दोनों चीजें देख रहा हूँ। अभी 19 बहुत दिन नहीं बीता है, साल सवा साल हुआ है, बुआ और बबुआ का मिलन हुआ। इस तरीके से साइकिल और हाथी का मिलन हुआ, साइकिल पंचर हो गई। अब आज जो है कल गेम जो इनका जो है पलटा है तो उसकी बौखलाहट तारिक भाई के चेहरे पर साफ झलकती है। बसपा की तो अपनी मजबूरी है, कई बार उनके विधायक टूटे, सबसे ज्यादा टूट बसपा में हुई और जनता दल में हुई, ये इतिहास है इसका। मुलायम सिंह जी ने भी अभी हमने जिक्र किया, उसने तोड़ा था।
तो वहां से तो टूट के आए, मगर सपा का जो गेम था वो गेम जो है एक अचानक बनते बनते बिगड़ गया। अब 10 के 10 वहां जीत के पहुंच जाएंगे, इनके प्रत्याशी का नाम गलत होने से पर्चा खारिज हो गया। तो ये चीजें मैं देख रहा हूं कि तारिक जी अपने विफलता पर किस तरीके से बौखला रहे हैं कि दूसरे दल बोलने नहीं दे रहे हैं। तो जबकि बौखलाना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को कि उनके दल में टूट हुई है, लेकिन आज स्थितियां इस तरीके से बन रही हैं कि लोग एक दूसरे पर जो 1 साल पहले एक साथ चलने के लिए गलबैया कर रहे थे और आज ये दृश्य देखने को मिल रहा है, तो मुस्कुराहट तो निकलेगी ही निकलेगी। ये आप भी मुस्कुरा रही होंगी और मैं भी मुस्कुराऊंगा। तो ये इन लोगों का फेल्योर है जो मुस्कुराना तो यहाँ पर भी बनता है। जब बीएसपी से आपका मिलन होता है, बोलते तो आप भी बीएसपी के लिए बहुत कुछ थे, लेकिन आज आप ही उनका साथ दे रहे हैं। मुस्कुराना तो यहाँ भी बनता है ना। हमारा तो कितने साल पहले हमारा हुआ था। नहीं, आप करें तो सही, वो करें नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ। मैंने कहा साल भर अभी बहुत टाइम नहीं बीता है और हाँ। 3 पर कल जो खेल बिगड़ा है उसकी बौखलाहट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैंने पहले भी कहा मैं उस टाइप का प्रवक्ता नहीं हूँ कि जो चीजों को मैं एकदम नकारता हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी भी कि राजनीति में से संभावना को नहीं निकाला जा सकता है और यही बात अरविंद जी ने भी बार-बार कहा है। राजनीति चलती है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब अरविंद जी का रुख करते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने बीएसपी की हालत देखी, गठबंधन करने के बाद भी कहीं से कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आया और अभी भी पिछले काफी वक्त से अगर एक्टिव रहने की बात की जाए तो बीएसपी कम एक्टिव नजर आ रही है, जो बात साफ है। अब अगर आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी बीएसपी एक साथ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बीएसपी में जान फूंकने का काम करने वाली पहले से रणनीति तो नहीं है, या फिर आगे आने वाले चुनावों के लिए बड़ी रणनीति है कि बीएसपी जो कमजोर होती जा रही है उसको एक नई मजबूती दी जाए बीजेपी के सहारे? बिल्कुल, देखिए मैं इसको थोड़ा दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करता हूँ। आज का जो दौर है भारत में, आप देख रहे हैं कि राजनीतिक जो पूंजी है, राजनीतिक जो विरासत है, उसका हस्तांतरण भी हो रहा है। मुलायम सिंह यादव ने जो है पूरी अपने जो राजनीतिक विरासत था उसका हस्तांतरण जो अखिलेश यादव के हाथ में दे दिया है। कहीं ना कहीं जो मायावती जी को लग रहा है कि जो हमारी जो सेकेंड लीग मतलब दूसरे पैरा के जो जवान थे, जो आज की तारीख में दूसरे पार्टियों के शरण में चले गए हैं, कोई नहीं बचा है, तो सवाल ये उठता है कि उनकी राजनीतिक विरासत जो पूंजी है उसका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जो है भले ही वो चतुर्थी घिरी नजर आ रही हो राजनीतिक विकास पर, लेकिन हमको लगता है वो विकल्पों को तलाश रही, आजमा रही है। तो मुझे लगता है कि अपनी पूरी राजनीतिक विरासत को अपने परिवार को सौंपना चाहती है। उन्हें मालूम है कि विकास नाम का जो एक दलित आंदोलन था उसको उन्होंने जितना भुनाना था भुना लिया। 4 बार मुख्यमंत्री होना ये सामान्य घटना नहीं है। अब उन्हें लगता है कि अब उनकी पार्टी को जो है सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको जो है पूरी तरह से कुछ इस तरह से उपक्रम किए जाए कि राजनीतिक जो विरासत है उनके परिवार में आ जाए और भविष्य की राजनीति भी उसकी सुनिश्चित हो जाए। तो मायावती जी की कोशिश यही है कि उनके जो भतीजे हैं, आपने देखा कि किस तरह से उनका जो राजनीति का पदार्पण हुआ था मंच के जरिए, जब सत्ता बसपा का जो लोकसभा चुनाव लड़े थे उस दरमियान, उन्हें लगता है कि अगर उनको स्थापित करना है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भविष्य में अगर भाजपा के साथ अगर मान लीजिए समझौते हो जाते हैं पर्दे के पीछे, तो आगे आने वाली रणनीति में एक परिवार के पास विरासत भी चला जाएगा और मायावती जी खुद जो है आगे बढ़कर केंद्रीय सत्ता में चाहे वो राष्ट्रपति। अरविंद जी, यानी कि यहाँ फायदा दिख रहा है, यहाँ फायदा दिख रहा है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और विस्तार करने के लिए यहाँ पर बीजेपी का सहारा लिया गया। मेघना जी, राजनीतिक विश्लेषक जो कुछ भी कहे, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो है पूरा जो है फायदा जो है बहन जी को ही मिलता दिख रहा है। ठीक है धर्मवीर जी, क्या सही है ये कि जो विस्तार करने के लिए आपने बीजेपी को चुना है, अस्तित्व बचाने के लिए अपना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि पार्टी विस्तार नहीं कर पा रही है और चाहिए बीजेपी का साथ? धर्मवीर जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज धर्मवीर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी जी, आपका मैं रुख करूंगी। लगातार ये कहा जा रहा है कि मौका परस्त है बीजेपी, मौके को देखती है और जहां पर फायदा नजर आता है वहां चल देती है। हालांकि यहाँ पर मौका तो बीएसपी का नजर आता है, लेकिन सपा की तरफ से ये भी कहा गया। देखिए, बार बार बीजेपी की तरफ जो है इशारा मुझे नहीं लगता है कि इस समय सही है, क्योंकि बीजेपी ने अपना काम किया है। बीजेपी को अभी कहीं से किसी से राजनीतिक फायदा नहीं लेना है, क्योंकि बीजेपी के पास केंद्र में बीएसपी क्यों चुनी? और पार्टी क्यों? मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के पास केंद्र में और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमें किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को हमारी बैसाखी की जरूरत पड़ सकती है,
ये मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं से परे नहीं हो सकता, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आज यानी कि आप कह रहे हैं 9वीं सीट के लिए राज्यसभा की बीएसपी को आपकी जरूरत थी, इसीलिए आप गए उनके पास। हमारे 8 जीत रहे थे, हम कहाँ गए, हम तो किसी के पास नहीं गए, विधायक तो गए अखिलेश जी के पास, हमारे हम किसी के पास गए ना, हमारे पास कोई आया। इसका मतलब आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई तो आया होगा ना, इनिशिएटिव किसी ने तो लिया होगा, आपने या उन्होंने। अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो यानी कि कवायद तो वही है, चाहे आपकी तरफ से चाहे उनकी तरफ से। देखिए हमारे 8 जीत रहे हैं, हमने 8 खड़ा किया, उसके बाद कौन आता है क्या आता है ये सबकी अपनी अपनी मंशा है। ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता हूं कि हम किसके साथ जा रहे हैं, हमको कहीं नहीं जाना है। हमने 8 अपने खड़े करने थे, 8 हम आसानी से राज्यसभा पहुंचा सकते थे, हमने किया। खेल तो सपा और बसपा के द्वारा किया गया, बसपा के एमएलए टूटकर सपा के यहाँ पहुंचते हैं, सपा में मंत्रणा होती है, उसके बाद वो कह देते हैं, कल ही एक विधायक उसमें से बैठे थे आपके चैनल पर, वो कह रहे थे कि मैंने साइन नहीं किया है, लेकिन उनके विधानमंडल दल के नेता जाकर वहां पर लिख कर देते हैं, हलफनामा देते हैं, जो सब पे साइन थे और वीडियो फोटोग्राफी की जांच कराई जाएगी। तो ये सब कार्यक्रम तो सपा और बसपा के बीच में घटित हो रहा है, भाजपा इसमें कहाँ है? भाजपा तो कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है इसमें। ठीक है, तारिक जी, क्या जरूरत थी अचानक अखिलेश यादव को मायावती जी से लोहा लेने की? सब ठीक चल रहा था, लेकिन क्योंकि रामगोपाल यादव जी से बातचीत भी की गई, उनसे बातचीत के बाद प्रत्याशी को उतारा गया, क्या जरूरत थी? क्योंकि बीएसपी तो लगातार कह रहे कि दगाबाजी की गई है, सारी चीजें क्लियर थी, सारी चीजें साफ थी, लेकिन उसके बाद ये लोहा लेना अचानक मायावती जी से, क्या रणनीति इसके पीछे है? लेकिन जो मायावती जी कभी बात ही वो झूठ बोलती है, वो शुरू से झूठ बोलने की आती है, झूठ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं थी ना, कोई बात तय करके किया गया था। हो सकता है रामगोपाल यादव जी से कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई थी, बीजेपी वालों से इन लोगों ने बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती झूठ बोल रही थी। मैडम झूठ बोल रही है, झूठी औरत है वो झूठी लेडी है, झूठी नेता है, झूठी कलर की औरत बेटी है, ढोलक की बेटी है, वो झूठी है, झूठी 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 मक्का। ठीक है, तारिक जी, धर्मवीर जी हमारे से जुड़ गए, उनसे हम जान लेते कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी है। धर्मवीर जी, ये सवाल बार बार, क्या आने वाले चुनावों के लिए या फिर जो कमजोरी नजर आ रही है बीएसपी में, उस कमजोरी को कम करने के लिए या मजबूती लेने के लिए आप बीजेपी का साथ ले रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के आप पिछले कई साल के आंकड़े कर देखेंगे, हमारे पास में पूरा बहुमत है। जो बीएसपी का वोट बैंक है वो पिछले कई चुनावों में कहीं नहीं गया, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। और आज भी अगर रामजी गौतम जी राज्यसभा में जा रहे हैं तो ये हमारी एक उपलब्धि है कि हमारे पार्टी में 2 फाड़ करने के बाद में, हमारे एमएलए तोड़ने के बाद में इन विरोधियों को हमने इनको मुंह की खानी पड़ी, अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। ये तो ये कहना कि हमारी कमजोरी है, हमारी कोई कमजोरी नहीं है, हमारी कोई कमजोरी नहीं है। हमारे जो साइकिल में 5 पंचों साइकिल में चलाएंगे तो साइकिल टूट जाएंगी। तारिक जी, जब आप होते तो धर्मवीर जी नहीं बोलते आपके बीच में, उन्हें बोलने दीजिए, आपके फिर मैं पास आ जाऊंगी, आपके पास पूरा समय होगा। झूठों की बात नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं तो आप ये बात गलत है सर, नहीं ठीक है, ये तरीका नहीं है। जब डिबेट में बैठती तो सबको मौका मिलना चाहिए बात करने का। नहीं तारिक जी, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, धर्मवीर जी बोलिए। ये हाशिए पे चले गए हैं, इनके पास में बोलने के लिए ना तो इनके नेता के पास बोलने के लिए कुछ है, ना इनके प्रवक्ता के पास बोलने के लिए कुछ है। ये क्या बोलेंगे, ये क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, ये जनता को क्या मुंह? देखिए, ये तो सच्चाई है ना धर्मवीर जी, जब अपना सिक्का खोटा हो तो सामने वाले को क्या कहे। लगातार तारिक जी तो ये कह रहे हैं कि आपके विधायक हमारे पास आए, हमें तो जरूरत थी ही नहीं। हमारा विधायक कोई कहीं नहीं गया है, आज भी वो बीएसपी के विधायक निलंबित हुए हैं। अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, और इन्होंने खरीद फरोख्त करके। धर्मवीर जी, आप ही का विधायक हमारे चैनल पर बड़ा आरोप भी लगा कर गया था कोऑर्डिनेटर्स पर, आप ही की रणनीति पर सिग्नेचर फर्जी किए गए, ये बड़ा आरोप लगाया गया था। सिग्नेचर फर्जी करना आप मानते हैं कितना बड़ा आरोप है ये? नहीं कहा कि बहन जी को कोई शिकायत है, हमारे पार्टी में कोई भी आपस में, ये हमारी पार्टी का
ठीक है, समय कम है इसलिए अरविंद जी आपके पास मैं आऊंगी। ठीक है धर्मवीर जी, अरविंद जी यहाँ पर जो बीजेपी है उसने सबसे सेफ साइड खेला है, सबसे सेफ साइड बीजेपी खेल रही है। अरविंद जी ठीक है, फिलहाल वक्त की हमारे पास कमी है। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो राज्यसभा चुनाव जिस तरह से जिसको लेकर पूरी उठापटक चली आ रही थी वो सस्पेंस तो क्लियर हो गया है, लेकिन बुआ बबुआ का जो रिश्ता है वो आर पार में बदल गया है। अब ऐसे में आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल के लिए राजनीति में भूचाल जरूर आया है और अखिलेश यादव और मायावती एक दूसरे के दुश्मन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब दोनों पार्टियों की आगे क्या रणनीति होगी इस पर सभी की नजर बनी रहने वाली है। और बड़ी बहस फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।